होप एवरी वन ऑफ यू इज। दोस्तों, आज इस फोरम का मैं होस्ट सीआरसी की तरफ से सुदीप्तो बैनर्जी आप सबका स्वागत करता हूं। कुछ दिन पहले मैं और मेरी टीम ये डिस्कशन कर रही थी कि ये करंट मार्केट सिचुएशन और फ्यूचर में हमारे रियल एस्टेट का क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू दिस रियल एस्टेट एंड द इकोनॉमी एट लार्ज। एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है जो आज तक किसी ने नहीं देखा। संजीव कथुरिया जी, जो हमारे मेंटोर, गाइड, सीईओ सीआरसी ग्रुप के, जो एक फोर्स रह चुके हैं, मेनी ऑफ द सक्सेस स्टोरीज इन रियल एस्टेट से बेटर कौन होगा हमें अपने इन डेप्थ नॉलेज और सिचुएशन को कैसे एनालाइज करना है और हमें उसके बारे में बताएं और इन टेस्टिंग टाइम्स में कैसे अपने आप को इस सिचुएशन से फेस करना है। इस सीआरसी डिजिटल नॉलेज फोरम में कथुरिया सर रियल एस्टेट आफ्टर लॉकडाउन के बारे में हमें बताएंगे और इसे फेस और कैसे हैंडल करना है इसके बारे में हमें डिटेल में बताएंगे। हमारा एक Q&A सेक्शन है जिसमें आप अपने रेलेवेंट क्वेश्चंस डाल सकते हैं और मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है आप दोस्तों से कि चैट पे किसी भी प्रकार का इररिलेवेंट कंटेंट ना भरें। नाउ ओवर टू कथुरिया सर, आई वेलकम यू टू दिस फोरम। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कथुरिया सीआरसी ग्रुप से आप लोगों का इस सीआरसी डिजिटल नॉलेज फोरम के ऊपर स्वागत करता हूं। दोस्तों, रियल एस्टेट पोस्ट लॉकडाउन, ये हम आज चर्चा करना चाह रहे हैं। एक नॉलेज एक्सचेंज फोरम हमने सोचा कि क्रिएट करें, जहां पर बातचीत करें कि क्या हमारी लर्निंग्स हैं अभी तक इस महामारी से और आगे क्या होने वाला है। सिंप्लिसिटी के लिए मैं आप लोगों को एक छोटे छोटे वर्टिकल्स के थ्रू इसमें से लेके जाऊंगा। मेरी कोशिश है कि मैं 15 से 20 मिनट के अंदर आपको इस महामारी में हम आज कहाँ हैं, सरकार ने इस महामारी में क्या किया, रियल एस्टेट कम्युनिटी ने इसमें क्या क्या स्टेप्स लिए आज तक, उस सब को संक्षेप में बताऊंगा। और उसके बाद पोस्ट लॉकडाउन हमारे को क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है, क्योंकि ये अपनी इंडस्ट्री है, हमारी इंडस्ट्री है, तो हमारी जिम्मेवारी भी है और इस जिम्मेवारी को हम बखूबी निभाएंगे और इसमें जीत के बाहर निकलेंगे। तो दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ अपनी बात कहना। दोस्तों, रोज सुबह अखबार, चाहे आप डिजिटली पढ़िए, चाहे आपके पास न्यूज़पेपर आ रहे होंगे, आप अखबार पढ़ें, सोशल मीडिया पे जाएं, न्यूज़ चैनल्स पे जाएं, जहाँ पे भी जाएं, आप देखते हैं कि आज इतने लोग और वायरस से पीड़ित हो गए, इतनी डेथ और हो गई। ये रोज जब सुबह पढ़ते हैं तो बड़ा निराशा से होती है मन में कि ये हम किस दौर से गुजर रहे हैं, किस महामारी में आ गए जिसका हमें कुछ अता पता ही नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर 17,000 से ज्यादा लोग पीड़ित हैं, तकरीबन 550 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये आज सुबह का डेटा मैंने पढ़ा। इस सारे समस्या के अंदर सरकार ने क्या क्या कदम उठाए वो मैं संक्षेप में बताता हूं आप लोगों को, जो मैंने समझा। गवर्नमेंट ने वर्ली लाइवलीहुड, इसके अंदर सबसे पहले लाइव्स को बचाने की सोची और इसीलिए 24 मार्च को मध्य रात्रि से प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन 1, जिसे आज हम कहते हैं, वो अनाउंस किया। इस लॉकडाउन के अंदर सब बिजनेसेस, सारा ट्रैवल, सब इंडस्ट्री, सब मैन्युफैक्चरिंग को बंद रहने के आदेश मिले। सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज और हेल्थ सर्विसेज को परमिशन मिली लॉकडाउन 1 के अंदर। और बिल्कुल एक बहुत ही स्ट्रिक्ट एफर्ट हुआ कि कम से कम लोगों से मिले, सोशल डिस्टेंसिंग, जो इस महामारी की जीत की दवा बताई जा रही है, उसको सब लोग फॉलो करें। ऐसा लॉकडाउन 1 का उद्देश्य था। इस उद्देश्य से पूरी इंडस्ट्री, पूरी हिंदुस्तान की इकोनॉमी एकदम स्टैंड स्टिल पे आ गई। सब लोग घबरा गए। जो लेबर माइग्रेटेड थी जगह जगह से, बिहार से, यूपी से और जगह जगह से जहां से आई हुई थी, सब लोग विचलित हो गए कि अब क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, और वो लोग वापस गांव जाने की तैयारी कर रहे हैं। सरकार ने अपना लाइव्स बचाने का तो ये
पहला कदम उठाया। साथ साथ सरकार ने एक इकोनॉमी को संभालने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक पॉलिसी अनाउंस करी 27 मार्च को। उस पॉलिसी के अंडरटेक गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे प्रावधान करे जिससे हमारी इकोनॉमी एकदम झटका ना खाए। जो रियल एस्टेट में और जो और इंडस्ट्रीज के लिए जो ब्याज दरें थी, गवर्नमेंट ने वो सब घटाई। रेपो रेट घटाए गए, 5.1% से 4.4% रखे गए। रिवर्स रेपो रेट घटाए गए। 1 लाख करोड़ रुपए TRO के थ्रू दिए गए ताकि ये पैसा इंडस्ट्री में जाए और एकदम जो झटका पड़ रहा है वो ना लगे किसी तरह से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने और कंप्लायंसेस की जो डेट्स थी उनको एक्सटेंड करा ताकि इंडस्ट्री को कैश फ्लो की समस्या ना हो, सडन प्रॉब्लम्स ना आए। ये प्रावधान साथ साथ हुए। लॉकडाउन 1 का जो दूसरा हिस्सा था, तो सरकार एक तरफ जीवन बचाने में लगी और एक तरफ इकोनॉमी बचाने में लगी। उसका हमारे को बहुत बढ़िया उसका रिजल्ट्स आए कि हमारा जो वायरस था वो उस तेजी से नहीं बढ़ा जिस तेजी से पूरी दुनिया में बढ़ा। जैसे कि आज अगर हम अमेरिका में देखें तो तकरीबन 7 लाख केस हो चुके हैं। उनकी जो पॉपुलेशन है वो हमारे से बहुत कम है, तकरीबन 33 करोड़ लोग हैं, हम 133 करोड़ लोग हैं, पर वहां पे वायरस बहुत तेजी से फैला। तो हम हिंदुस्तान में लॉकडाउन 1 के अंडर अपनी लाइव्स को बचा पाए और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमारे को कुछ कुशन दिया, कुछ ब्याज की दरें घटाई, कुछ कंप्लायंसेस की तरफ से हमारे को छूट मिली और इस तरह से हम लोगों को एक हाथ मिला सरकार की तरफ से। प्रधानमंत्री जी ने देश को इकट्ठा करने के लिए भी छोटी छोटी चीजें करी, जैसे कि हम लोगों को कहा कि जो हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स हैं, जो मेडिकल स्टाफ हमारी मदद कर रहा है, जो डिलीवरी वाले लोग कर रहे हैं, उनके लिए एक दिन हम लोग सब मिलके उनको अपलॉज करा हमने। एक बार हम लोग सब रात को 9 बजे हम लोगों ने मोमबत्ती जला के एक सॉलिडेरिटी का सबूत दिया। इसके बाद आया लॉकडाउन 2 14 अप्रैल को, माफ करिए, 14 अप्रैल को लॉकडाउन 2 प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया कि हम काफी हद तक जीत चुके हैं, काफी हद तक हम इसकी तैयारी कर चुके हैं कि अगर ये वायरस फैला तो हम इसको किस तरह से संभाल पाएंगे, वो हम काफी तैयारी कर चुके हैं। और जरूरत है कि हम 14 अप्रैल से लेकर और 3 मई तक एक और लॉकडाउन की अवधि से गुजरें ताकि हम जल्दी से जल्दी अपने नॉर्मल तरीके पे आ पाए। स्वाभाविक रूप से यहाँ भी उद्देश्य लाइव्स को बचाने का था, परंतु लाइवलीहुड जो कि रोज का हमारा, जो लोग रोज हमारे भाई बहन मजदूरी करके और छोटे छोटे काम करके कमाते हैं, उनका लाइवलीहुड भी बचाना बहुत जरूरी था, क्योंकि वो तो लोग रोज सुबह कमाते हैं और खाते हैं शाम को। तो सरकार ने कहा कि 20 अप्रैल से हम कुछ रिलैक्सेशन उन जगहों पे देंगे जहां पर हॉटस्पॉट्स नहीं हैं, जहां पर वायरस बहुत तेजी से नहीं फैला है। और आपको जान के खुशी होगी कि जितने भी स्टेप्स लिए गए उसमें तकरीबन 45% ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स थी जो ग्रीन जोन में थी, जिनमें आज खुशी से हम कह सकते हैं कि काम धीरे धीरे शुरुआत हो गई है। आज इकोनॉमी का इंजन दोबारा से चालू हो गया है। साथ आया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का दूसरा स्टिमुलस। उस स्टिमुलस में जो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास साहब, उन्होंने और बहुत अच्छे प्रावधान, छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं। उन्होंने और 50,000 करोड़ रुपए दिए ताकि NBFCs को और पैसा मिल जाए, और रिवर्स रेपो रेट जो था उसको घटाया 4% से 3.75। अब मैं साधारण भाषा में बताऊं तो रिवर्स रेपो रेट वो होता है कि जो बैंक अपना पैसा रिजर्व बैंक के पास रखता है और उसके ऊपर ब्याज मिलता है, वो जितना कम होता है बैंकों को उतना नुकसान होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पैसा रखने के लिए। और इसका मोटिवेशन होता है बैंक की वो आगे इंडस्ट्रियलिस्ट को, मैन्युफैक्चरर को पैसा दे ताकि उसको वहां से ज्यादा बचत हो। ये सारे स्टेप लिए और इसके साथ एक और बहुत बड़ा स्टेप लिया, एक 50,000 करोड़ रुपया और, जिसमें 25,000 करोड़ रुपया नबार्ड को दिया गया, 15,000 करोड़ रुपया सिडबी को दिया गया और 10,000 करोड़ रुपया नेशनल हाउसिंग बोर्ड को दिया गया, ताकि ये स्टिमुलस धीरे धीरे परकुलेट हो नीचे और जो है हम लिक्विडिटी क्रंच में किसी तरह की हम फंसे नहीं। आज दोबारा हमारे व्यवसाय धीरे धीरे शुरू हुए हैं।
महामारी इतनी बड़ी है कि एकदम वापसी संभव नहीं है, परंतु गवर्नमेंट जो स्टेप्स ले रही है वो बहुत ही, पूरे वर्ल्ड ने उसको सराहा है। सब लोगों ने हमारी लीडरशिप की बहुत तारीफ करी है कि जिस रास्ते हम चले उस रास्ते हम इस महामारी से बच पाए। ये तो था सरकार ने आज तक क्या किया। अब रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बात स्पेसिफिक में करते हैं, क्योंकि हम लोग जो यहाँ पे आज जुड़े हैं सब किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे हम डेवलपर हैं, चाहे हम एम्प्लॉई हैं, चाहे हम वेंडर हैं, चाहे हम ब्रोकर हैं, हम लोगों का सबका रिश्ता इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री से है। हम कहीं ना कहीं उसके एक स्टेक होल्डर हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे हमारे, आपने सुना होगा रियल एस्टेट के अंदर बड़े बड़े फोरम्स हैं, नरेटको है, क्रेडाई है, MCHI है। इन सभी लोगों ने हाथ से हाथ मिलाकर और अपना एक रोस्टर तैयार किया, जो इन्होंने सरकार को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, NBFCs को पेश किया, जिसमें सप्लाई साइड जो है उसके बारे में जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो जो ज़रूरतें हैं आज इंडस्ट्री को, उसके बारे में कहा गया। उनमें कुछ बातें मैं आपको बताता हूं जो ये फोरम्स गवर्नमेंट से मांग रही है। गवर्नमेंट से ये मांगा जा रहा है कि हमारे को कुछ मॉरेटोरियम मिले, जो हमारी रीपेमेंट्स ऑफ लोन है उसके लिए कुछ हमें समय दें। सरकार ऑलरेडी 3 महीने दे चुकी है, पर हमारी मांग डेवलपर कम्युनिटी की ये है कि हमारा जो पीरियड है इसको थोड़ा बढ़ाया जाए। हम लोग और इस फोरम से जारी है बात की, जो GST के रेट्स हैं, अगर वो विद इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर गवर्नमेंट कर दे तो हम लोग जो है, हमारे को तकरीबन 15 से 18% की बचत होती है, जिसमें से कुछ पैसा हम कंज्यूमर को इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट या प्राइस रिवीजन करके भी हम कर सकते हैं। स्टैम्प ड्यूटी घटाने के लिए बहुत एक रिप्रेजेंटेशन जारी है सारी बॉडीज की तरफ से गवर्नमेंट को, और हमारे को जो है NBFCs और बैंक्स हमारे को हमारी एसेट क्लासिफिकेशन को इस वक्त संभालें, NPA ना डिक्लेयर करें, और ताकि हम लोग और पैसा रेज करके और जो प्रोजेक्ट्स डिलीवरी के पास हैं उनको तैयार करें। ये सारी रिप्रेजेंटेशंस इंडस्ट्री जो है वो लगातार अलग अलग जगह पे, मिनिस्ट्री के अंदर, सब जगह पर अपना एक जो है एकजुट हो गए, रेरा को सबको एकजुट हो गए अपनी रिप्रेजेंटेशन दे रही है। दोस्तों, ये सारी जो बात है, ये बात है कि ये महामारी, जिसके बारे में हमारे को किसी को इस वर्ल्ड में, हमारी लिविंग लाइफ में आज तक कोई एग्जाम्पल नहीं है, वो स्थिति, उस स्थिति से भारतवर्ष की सरकार कैसे डील कर रही है, और जो हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट बॉडीज हैं वो इसमें सब मिलजुट के इससे बाहर कैसे निकलना चाहिए, उसका जो रास्ता खोज रहे हैं, ये वो बातें थी। इन बातों के बाद वो बात अब मैं आप लोगों से करना चाहता हूं जो मेरी अपनी समझ से जरूरत पड़ेगी पोस्ट लॉकडाउन, जो कि आज का विषय भी है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री पोस्ट लॉकडाउन। उम्मीद हम ऐसा करते हैं कि 3 मई के बाद शायद कुछ नॉर्मलसी आए और हम लोग अपने अपने दफ्तरों में जा पाए। ये जो झटका इस वक्त पूरे विश्व को लगा है, इसको अगर हम सोचें कि एकदम वापस हो जाएगा सब कुछ, बिल्कुल हम 4 तारीख को जाएंगे दफ्तर में और जैसे दफ्तर चलता था वैसे ही चलेगा, वैसे ही सेल होगी, वैसे ही कलेक्शन होगी, शायद थोड़ा ज्यादा एम्बिशियस मांगना हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इस इंडस्ट्री के हर स्टेक होल्डर को समझनी चाहिए और इनको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो 4 मई से करें या आज से ही शुरुआत करें। पर ये 3 पॉइंट्स जिसको मैं कहता हूं 3 C's पोस्ट लॉकडाउन, इसके अंडर जो है वो बात मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बात जो है, हम सबको जो पहला C है वो है काउंसलिंग। हर डेवलपर को काउंसलिंग करनी पड़ेगी, हर स्टेक होल्डर से एक टास्क फोर्स बनानी पड़ेगी, जो उसका एम्प्लॉई है उससे उसको एक कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप करनी पड़ेगी कि आज कंपनी के अंदर ये स्थिति है और इस स्थिति के अंदर हम सब लोगों को साथ मिलना पड़ेगा और साथ एकजुट मिलके ही निकल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकल पाएंगे। उसके लिए चाहे उसको सैलरी डेफरमेंट करनी पड़े या थोड़ी बहुत सैलरी उसकी घटानी पड़े, आज फॉर सम टाइम इंटरिम अरेंजमेंट करना पड़े। दूसरा, काउंसल करना पड़ेगा कस्टमर को। कस्टमर पहले काफी बेचारा हताश था, परेशान था कि
डिलीवरी इश्यूज हैं, डिफॉल्ट इश्यूज हैं, पर आज कस्टमर को जो है तकलीफ इससे थोड़ी बड़ी हो गई। आज उसको ये चिंता हो रही है कि मेरी सैलरी कटेगी या मेरी नौकरी जाएगी या मेरे को जो है इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, मैं कैसे घर चलाऊंगा। तो हमारे को उसको भी काउंसिल करना पड़ेगा ताकि वो कोई नी जर्क रिएक्शन जो उसने अपने डिसीजंस ले रखे हैं, बाइंग के, सेलिंग के, जो भी हैं, वो डिसीजंस पे नी जर्क रिएक्शन ना दे। उसकी बात सुननी पड़ेगी, उसको काउंसिल करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। इसी तरह वेंडर्स जो हैं, जो मटेरियल सप्लायर्स हैं, उनसे बात करनी पड़ेगी और उनके साथ भी ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि कुछ पैसे दिए जाएं, कुछ वो सामान दें, ताकि धीरे धीरे ये साइकिल घूमे। इसी तरह मेरे भाइयों और जो ब्रोकर कम्युनिटी है, इसके साथ भी कोई ना कोई एक पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर हमारे को काम करना पड़ेगा। ये जो पहला सी है, ये काउंसलिंग का सी है, ये बहुत इंपेरेटिव है, क्योंकि जब तकलीफ होती है तो सब लोग मिलके ही उस तकलीफ से बाहर निकल पाते हैं, अकेले अकेले कोई इसमें से निकल नहीं पाता। जो दूसरा सी है वो है कनेक्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद मासेस। कहते हैं वन विल हैव टू हैव एलिफेंट्स ईयर, हाथी के कान, माने आपका इतने बड़े आपके कान होने होंगे कि आपको सब लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी, उनकी परेशानियां सुननी पड़ेंगी, आपको उन लोगों के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक उनकी बात सुनोगे नहीं तब तक आप उनके साथ उनको कोई रास्ता, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दे नहीं पाओगे। आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा उन लोगों से डे टू डे, चाहे आप वर्चुअली कम्युनिकेट करें, चाहे आप उनसे फिजिकली मिलें, कीपिंग डिस्टेंस इन माइंड, जिस भी तरह करें, आपको कनेक्ट करना पड़ेगा हर स्टेक होल्डर से और खासकर कस्टमर से। सो कनेक्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद masses is the second most important thing which I suggest in the first impact after post lockdown. The third most important point and the third C over there is creating a need to buy, creating a need to purchase. You'll have to, आप जो ब्रोकर कम्युनिटी है, जो इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण कम्युनिटी है, क्योंकि वो दोनों तरफ के दर्द को समझेगी, डेवलपर साइड के दर्द को भी समझेगी और कस्टमर साइड के दर्द को भी समझेगी। उसको दोनों को सुन के, समझ के और एक सोल्यूशन जो है देना पड़ेगा, और ऐसी वजह बनानी पड़ेगी कि कस्टमर को लगे कि हाँ अब सही समय है, मैं ये परचेज कर सकता हूँ। नॉर्मली रियल एस्टेट में हमने देखा है कि हम पुश स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, खूब फोर्स करते हैं, बार बार फोन करते हैं, बार बार उसको कहते हैं खरीद लो, रेट बढ़ जाएगा, इन्वेंट्री खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा। ये बातें हम ना करें, क्योंकि ये बातों में कुछ सच्चाई किसी को लगेगी नहीं और ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती है। आप लोग जो है नीड क्रिएट करें, कस्टमर की नीड भी समझें, उसको जबरदस्ती कोई प्रोडक्ट पुश नहीं करिए, उसकी जरूरत समझकर और उसको सजेस्ट करें कि क्या उसके लिए ठीक है। क्या उसके लिए घर खरीदना ठीक है? अगर घर खरीदना ठीक है तो कौन सी लोकेशन पे खरीदना ठीक है, और अगर नहीं खरीदना ठीक है और उसकी कोई सैलरी घट रही है कुछ, तो उसको घर किराए पे दिलवाना है तो उसको बोलिए अभी फिलहाल आप किराए पे ले। तो आपको डॉक्टर ऑफ रियल एस्टेट बनना पड़ेगा। मेरे बिजनेस पार्टनर्स, मेरे चैनल पार्टनर्स, मैं इस सारी अपॉर्चुनिटी के अंदर सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ पोस्ट लॉकडाउन, वो अपनी बिजनेस पार्टनर्स, चैनल पार्टनर्स, ब्रोकर्स, हम जिस भी नाम से कहें, मैं पर ये बता रहा हूं कि इस वक्त ये जो कम्युनिटी है ये इस इंडस्ट्री को भी बचाएगी और सब लोगों के मकान, दुकान सबको बचाएगी। कोई रियल एस्टेट इंडस्ट्री खत्म थोड़ी ना हो जाएगी, मकान की जरूरत भी पड़ेगी, दुकान की जरूरत भी पड़ेगी, कारखाने की जरूरत भी पड़ेगी, और आपको अस्पताल, स्कूल, एंटरटेनमेंट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सब की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जीवन कहीं खत्म नहीं हो रहा। एक छोटी सी एक दौर आया है जिसमें तकलीफ है, पर उस तकलीफ के दौर में रियल एस्टेट को कुछ नहीं हो रहा है। हो सकता है हमारे को 3 महीने 6 महीने थोड़े से अपने कैश फ्लो, अपने खर्चे मैनेज करने पड़ जाएं, हमारे को अपने जो रेवेन्यू जनरेशन है उसके लिए कुछ और तरीके सोचने पड़ जाएं, पर इसके बाद जो आने वाला समय है वो हिंदुस्तान की रियल एस्टेट डेवलपमेंट में एक नया इतिहास होगा, जब सारा वर्ल्ड इंडिया को देख रहा होगा
यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी, और जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी तो सब लोग आएंगे, दुकानें भी बनेंगी, कारखाने भी बनेंगे, नौकरियां भी मिलेंगी, और सब लोगों को घरों की जरूरत भी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये 3 C's आइडेंटिफाई करे हैं। सबसे पहले ये नहीं हो कि 4 तारीख को हम घर बेचने निकल पड़े या दुकान बेचने ही निकल पड़े। आप सबसे पहले जो है लोगों से मिलिए, उनकी बात सुनिए, उनको काउंसिल करिए, उनके साथ कनेक्ट करिए, उनको उनकी जरूरत समझकर और उनको बताइए कि क्या वजह है उनको आज घर खरीदना चाहिए। ये पोस्ट लॉकडाउन ये मेरी सजेशन है, तो आप लोगों को सबको जो है ध्यान रखनी चाहिए। ऐसा मैं अपने तजुर्बे से बोल रहा हूँ। एक आखिरी बात कह के उसके बाद अपन सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू कर लेंगे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और जो और सारी फाइनेंशियल बॉडीज हैं, वर्ल्ड बैंक हो गया या बार्कलेज हो गया, जो भी हैं, वो सारी बॉडीज ने कहा कि 2020 में हिंदुस्तान जो है, IMF कहता है कि 1.9% ग्रोथ जो है दिखाएगा। माने पूरा वर्ल्ड इस वक्त रिसेशन में है, बारिंग चाइना, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो यूरोप है, चाहे वो चाइना है, चाहे कोई भी कंट्री है, वो सब लोग इस वक्त रिसेशन में जा चुके हैं। पर हिंदुस्तान आज भी पॉजिटिव टेरिटरी में है और ग्रोथ में। और इससे जो बहुत बेहतर बात है वो ये है कि 2021-22 में गीता गोपीनाथ जी, जो IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, वो प्रेडिक्ट कर रही हैं कि इंडिया विल ग्रो एट 7.4%। 7.4% अगर ग्रोथ होगी तो क्या वो रियल एस्टेट के बिना हो सकती है, जो कि सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू GDP है, जो कि सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, जो कि तकरीबन 250 मीडियम, स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस को व्यवसाय देता है? बिल्कुल मुमकिन नहीं है। इसलिए दोस्तों, बिल्कुल अपना हौसला बुलंद रखें। हम लोगों के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मेरे ख्याल हमने पिछले तकरीबन 25-30 दिन के अंदर काफी अपने स्किल सेट्स इंप्रूव करे हैं, काफी नॉलेज गैदर करी है। मैंने खुद ने बहुत पढ़ाई करी है, बहुत वेबिनार्स भी अटेंड करे और सब कुछ करे, और आज हम इसीलिए ये चर्चा कर पा रहे हैं। और मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि आप भी लोग जो अपना नॉलेज शेयर करना चाहें वो जरूर हमारे साथ शेयर करें। सुदीप्तो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी क्वेश्चन आंसर्स अगर किसी के हैं, जितनी मेरी बुद्धि है, जितना मेरा समर्थ है, मैं उसमें जरूर जवाब देना चाहूंगा। सुदीप्तो, आप सवाल पूछ सकते हैं जो भी। थैंक यू सर वेरी मच फॉर योर इंसाइटफुल थॉट ऑन द सब्जेक्ट। अब हमारे सर ऑडियंस में से कुछ लोगों के क्वेश्चंस हैं, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। सर बिल्डवर्थ से मिस्टर यशपाल शर्मा ये पूछना चाहते हैं, which strategy should we adapt to attract more buyers once lockdown is over, as few of the industry leaders have indicated the correction in property prices by 15 to 20%. Is it going to be true? यश, दीपक पारेख साहब का वेबिनार मैंने भी अटेंड किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि तकरीबन 20% प्राइसेस जो है गिर सकते हैं, पर शायद वो जो है गलत टोन में सुना समझा गया हम सभी लोगों से, और मैंने भी उसको दोबारा से समझा। वो ये कहना चाह रहे हैं दीपक पारेख साहब कि जो रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज हैं और बिल्डर्स एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर उसको जो है रख के बैठे हुए हैं, उनको उस पे रख के नहीं बैठना चाहिए, उन इन्वेंटरी को होल्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी इंटरेस्ट कॉस्ट लग रही है। तो इट इज नॉट ए एप्रिशिएटिंग एसेट इन टुडेज सिनेरियो, इट इज एक्चुअली डिप्रिशिएटिंग बिकॉज यू आर गोइंग टू पे अ कॉस्ट ऑन दैट। तो वो उस पे कह रहे हैं कि आप 20% एक नंबर उन्होंने बोल दिया, पर उनका कहने का मकसद ये है दैट यू शुड बी कैश रिच, यू शुड हैव कैश फ्लो लिक्विडिटी इन योर अकाउंट। सो ये कह रहे हैं कि जो रेडी टू मूव इन इन्वेंटरी है उसको जो है आपको लिक्विडेट करके अपनी बुक्स के अंदर कैश क्रिएट करना चाहिए, जिससे आपके जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं आप उनको डिलीवर कर पाए। दूसरी बात जो है, जो क्या आपको बेचना चाहिए, मेरी ऐसी समझ है कि इस दौर के बाद लोग शायद कुछ समय तक रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी खरीदना पसंद करेंगे। पहले भी खरीद रहे थे, पिछले 1-2 सालों का डेटा जो बोलता है वो यही बोलता है कि रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी वाज मच प्रेफर्ड देन अंडर कंस्ट्रक्शन। तो अभी उस तरफ मेरे को लगता है कि जरूर
ज़्यादा रुझान रहेगा, रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी लोग खरीदना चाहेंगे। और एक और चीज़ जो मेरे समझ में आती है वो ये आती है कि शायद लोग अब शहर के पास भी आना चाहेंगे और शहर के पास जो रेडी टू मूव इन एसेट्स हैं उनको खरीद के और अपनी जो है रेंटल्स को बंद करना चाहेंगे। ये जो है इमीडिएट बात समझ में आती है। हाउएवर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज के लिए भी मेरे पास एक बहुत अच्छी बात है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, वो भी मैं शेयर करता हूँ। बहुत जो फोरम्स हैं उन फोरम्स के ऊपर एक चर्चा चल रही है कि हमारे को 2 साल के लिए सबवेंशन पेमेंट प्लान शुरू कर दिया जाए। 2 साल के लिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनी किसी तरह से हमारे कस्टमर्स को सबवेंशन अलाउ कर दे। अगर सबवेंशन अलाउ हो गई, जो कि काफी स्वाभाविक लग रहा है, तो आप मान लीजिए कि जो लोग हैं वो इस प्लान के अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन अच्छे बिल्डर की प्रॉपर्टीज जो कि शहर के नजदीक हैं जरूर खरीदना चाहेंगे और वो सेल आएगी। दूसरी जो बात है वो मैं आपको और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि होम लोन के ऊपर भी बहुत चर्चा हो रही है कि होम लोन भी घट के किसी तरह से 6% के करीब करा जाए। उसके अंदर हो सकता है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और डेवलपर मिलके कुछ जॉइंटली ऐसा प्रपोजल बनाएं जिससे कुछ कॉस्ट डेवलपर बेयर करे, कुछ कॉस्ट एचएफसी बेयर करे। पर अंतु अगर ये जो होम लोन है तकरीबन जो 8% है, वहां से अगर 6% आ जाता है तो आप शायद रेंट देना ना चाहें, आप घर खरीदना चाहेंगे। तो इसके लिए हमारे को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशंस चल रही हैं, क्रेडाई भी कर रहा है, नरेटको भी कर रहा है, सब लोगों की दरखास्त है हो रही हैं। और 2 बातें हैं, आपने सवाल पूछा है तो सारी बात कह देता हूँ। एक और जो बात चल रही है वो ये चल रही है कि स्टैंप ड्यूटी जो है वो यूनिवर्सली फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, चाहे वो 6 महीने के लिए हो, उसको घटा के 8% से 5% अगर नेशनल वाइड कर दिया जाए या 4% करा जाए तो उससे भी सेल बढ़ने की उम्मीद है। ये भी एक चर्चा जो है बिल्कुल स्टैंप ड्यूटी की भी बातचीत चल रही है। ये कुछ बातें हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज को भी मदद करेंगी और सेल को भी मोबिलाइज करेंगी। थैंक यू सर। अभी हमारे अब्दुल्ला जी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है रियल एक्सपर्ट से कि आफ्टर लॉकडाउन पीपल विल हैव मीटिंग फोबिया, they will avoid to meet and visit sites so due to corona, so how will we tackle this situation? अब्दुल्ला साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और रियल एस्टेट क्या, मुझे तो लगता है अभी काफी समय तक लोग किसी से भी मिलना चलना और सोशल गैदरिंग्स में जाने से कतराएंगे, घबराएंगे और अपने पर्स के अंदर लेडीज सैनिटाइजर लेके घूमेंगी और हम लोग सब मास्क वास्क लेके चलेंगे। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है और इसमें कोई संदेह नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं इस स्थिति में? हम लोग ये कर सकते हैं, जो हमारे जो चैनल पार्टनर्स हैं या बिजनेस पार्टनर्स हैं, वो एक हर अपने जिस भी बिल्डर के साथ काम कर रहे हैं उसको रिक्वेस्ट करें कि हम लाइव कैमरास लगाएं अपनी साइट्स पे, जिससे कि वो कंस्ट्रक्शन दिखा सकें रोज के रोज, ताकि कस्टमर को ऐसा बिल्कुल लगे कि काम में कोई छूट नहीं है, काम कंस्ट्रक्शन बिल्कुल साइट के ऊपर चल रही है। हमारे को कस्टमर को ये बताना ही है कि उसका जो घर है जहाँ पे वो पैसे लगा रखे हैं, वहाँ पे काम चल रहा है, वहाँ पे लेबर है, वहाँ पे सब कुछ है, ये करना चाहिए। और हम जो हमारे अगर कुछ सैंपल फ्लैट्स बने हुए हैं या बिल्डिंग के अंदर जो भी फ्लैट्स हैं, वहाँ पर भी हमारे को जो है कुछ हमारे को ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी जिससे हम वहाँ पे घर बैठे उनको उसका जो है विवरण वो देख पाए। अब्दुल्ला जी, शायद वहाँ पे साइट पे आना तो इनिशियली तो कठिन होगा, पहले 2-3 महीने तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर चेंज बहुत होगा। तो आपको टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी। आज देखिए हम मेरे को नहीं पता इस वक्त हम कितने लोग हैं इस जूम वेबिनार के ऊपर, परंतु हम लोग देखिए 100-200 लोग जो भी हैं या 500 लोग हैं जो भी हैं, आज हम बात कर पा रहे हैं। आज से पहले हम ये टेक्नोलॉजी नहीं यूज कर पा रहे थे। तो अभी आपको फॉर सम टाइम टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ेगा कस्टमर को सब दिखाने के लिए। और जब आप उसको कंस्ट्रक्शन दिखाएंगे तो उसका हौसला भी बढ़ेगा
और उसका हौसला बढ़ेगा तो वो शेयर भी करेगा लोगों से कि हाँ यार मैंने जहाँ पे घर ले रखा है वहाँ पे काम बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, तो दूसरा आदमी भी मोटिवेट होगा उसको खरीदने के लिए। तो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज द आंसर टू योर क्वेश्चन अब्दुल्ला साहब। थैंक यू सर। सर माइस्ट्रो कंसल्टिंग से मिस्टर प्रकाश वीर ये पूछ रहे हैं कि सर आने वाले मार्केट के समय में आप किस तरफ झुकाव देखते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी की तरफ या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की तरफ, और बाकी सब मार्केट को आप किस तरह देखते हैं? प्रकाशवीर जी, आपका जो सवाल है उसका जो जवाब है वो इस तरह से है। अभी कुछ समय हमारे को ऐसा लगता है कि जो रेजिडेंशियल हाउसिंग है उसके रेंटल्स काफ़ी बढ़ेंगे, क्योंकि जो है बिकॉज ऑफ दिस जो ये हमारे बीच में इंटरप्शन आई है, जो हर्डल आया है, इससे कुछ डिलीवरी पीछे हटेंगी, 3 महीने हटें, 6 महीने हटें, अभी हमें नहीं पता है, क्योंकि अभी तक हमारे को इसका पूरा प्रकोप नहीं पता है कब तक बंद रहेंगी कंस्ट्रक्शन, कब तक पूरी स्पीड नहीं चलेगी। तो रेजिडेंशियल में जो रिटर्न्स आ रही थी 1.5-2-2.5%, वो ऐसा उम्मीद मैं करता हूँ कि तकरीबन 4%, 4.5% तक पहुंच सकती है। अगर 4% रेजिडेंशियल हाउसिंग की रिटर्न हो और आपको होम लोन मिल जाए 7% पे, तो आप देखेंगे एकदम आपकी जो है रेजिडेंशियल की सेल बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा। जैसे जैसे आपका रेंटल रिटर्न वर्सेस होम लोन का डिफरेंस कम होता है, वो मोबिलाइज करता है, वो फ्यूल करता है हाउसिंग की सेल। कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए? शॉर्ट टर्म में तो कहीं भी नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, परंतु अगर लॉन्ग टर्म में हम देखें तो हमारे को कमर्शियल रियल एस्टेट आज भी बहुत अच्छा लगता है। कमर्शियल रियल एस्टेट के अंदर आप रीट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें आप छोटे छोटे पैसे से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कमर्शियल जो रिटर्न्स हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको 8 से 12% यील्ड पक्का मिल जाएगी, उसमें आप कर सकते हैं। रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के अंदर एंड यूजर को घर खरीदना चाहिए, और जो है इन्वेस्टमेंट के लिए कमर्शियल आज भी बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर। सर इन्वेस्टर एक्सपर्ट से मिस्टर विशाल रहेजा जी पूछ रहे हैं, वुड लाइक टू नो द इम्पैक्ट ऑफ कोविड इन कस्टमर डिसीजन मेकिंग व्हाइल बाइंग प्रॉपर्टी, एज कस्टमर लिसनिंग टू द प्रोडक्ट बट नॉट टेकिंग डिसीजंस। विशाल भाई, बिल्कुल सही बात है, आज सुन रहे हैं सब। बहुत सारी जो है चैनल पार्टनर्स मीट भी हो रही हैं टू सेल, बड़े बड़े वेबिनार्स हो रहे हैं सेल करने के लिए, प्रमोट करने के लिए डिजिटली, और कस्टमर बिल्कुल सुन रहा है, पर डिसीजन मेकिंग नहीं है। डिसीजन मेकिंग इसलिए नहीं है क्योंकि आज उसको डेवलपर के ऊपर कोई संदेह उतना नहीं है जितना पहले तकलीफ थी, वो नहीं है। आज उसको अपने फाइनेंसेस का जो है भरोसा नहीं है, उसको ये नहीं पता है कि मेरी जॉब इंटैक्ट रहेगी या नहीं रहेगी, मेरी सैलरी कम तो नहीं हो जाएगी, तो इन चीज़ों से वो ज़रूर घबराया हुआ है। परंतु जब हम देखते हैं कि अगले 3-6-9 महीने बाद हमारी इकोनॉमी 1.9% से 7.4% ग्रो करेगी, तो जिसने भी वो एनालिसिस कर रखे हैं उसमें मैन्युफैक्चरिंग, चाहे वो रियल एस्टेट है, चाहे वो ऑटोमोबाइल है, या कोई भी है, सब सेगमेंट को एनालाइज करके ही करा होगा। और अगर हमारी इकोनॉमी को 7.4% ग्रो होना है अगले साल, विच इज राउंड द कॉर्नर, मान लीजिए 8-9-10 महीने बाद की हम बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि लोगों की जॉब जो जाने हैं वो शायद आज हमारे को डर ज्यादा है, हमारे को आज लोगों को नौकरी खोने का डर ज्यादा है, और अभी लोगों की किसी की कोई नौकरी गई नहीं है, परंतु डर ज्यादा है। तो जैसे जैसे वो डर कम होता चला जाएगा, वैसे वैसे लोग स्टेप आउट होकर और जो है अपने डिसीजन मेकिंग शुरू करेंगे। आज अगर हम उनको फोर्स करेंगे तो वो बिल्कुल नहीं करेंगे, और हमें करना भी नहीं चाहिए। आज तो हमारे को सिर्फ, दोबारा बोल रहा हूँ, हाथी के कान की कान रखो और उनकी तकलीफ सुनो, उनकी बात सुनो, उनकी बात सुन के अगर उनकी डिसीजन मेकिंग में आप कुछ डेवलपर के साथ कोई अरेंजमेंट कर सकते हो तो बिल्कुल करो, और उनकी जरूरत भी पूरी करो, इससे दोनों की जरूरत पूरी होगी, डेवलपर की भी जरूरत होगी पूरी और कस्टमर की भी पूरी होगी। यही रास्ता करना पड़ेगा, और 2-3 महीने हमारे को वही काउंसलिंग, कनेक्टिंग और क्रिएटिंग द नीड वाले काम करना। सर हमारे ऑडियंस में से आशीष तोमर जी ये पूछना चाहते हैं, हाउ यू सी द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन न्यू लॉन्चेस, especially affordable housing sector where secondary sale is giving tough competition, and again rates in secondary sales seems to be showing a downward trend in near future.
Well, Ashish bhai, I see the new launches falling for the time being. I don't see any new launches happening in the near future because there is already अभी आज की मार्केट में तकरीबन हिंदुस्तान के 8 मेजर सिटीज में 15,62,000 घर अंडर कंस्ट्रक्शन है. 15.62 lakhs is the exact number of apartments under construction in 8 major cities in the country. सो अभी अब्जॉर्प्शन लेवल्स आप जनवरी टू मार्च क्वार्टर जो था उसमें रियल एस्टेट की जो सेल्स हैं इन्हीं 8 शहरों में 42% डिक्लाइन है उसमें. तो अभी आई डोंट सी एनी न्यू लॉन्चेस हैपनिंग. हाउएवर जो सेकेंडरी मार्केट है वो मुझे अब जो है पॉजिटिव टेरिटरी में जाती दिख रही है. मुझे ऐसा लग रहा है कि सेकेंडरी सेल्स के अंदर दोबारा एक फ्यूल आ गया है, उसमें वहां पे आग लग चुकी है. वहां पे रेंटल्स हो चाहे सेकेंडरी बाय सेल ट्रांजैक्शंस हो वो बढ़ेंगी, 100% बढ़ेंगी. और अगले 3-6 महीने तो सेकेंडरी मार्केट में जो काम होगा शायद वो प्राइमरी में भी नहीं होगा. थैंक यू सर. तो वाईके अग्रवाल जी ये पूछ रहे हैं, व्हाट डू यू वी फील शुड बी द रिलैक्सेशन इन escrow account balance maintenance by builders? Well, this is actually a very good question. Today, probably the builder wants that there should be no escrow. However, मेरे को सिर्फ जो मेरा अपना विचार है, and I'm sure a lot in the industry may not agree to my this thing. हम तकलीफ को पीछे जरूर धक्का मार सकते हैं कि वो आज हमें एस्क्रो ना हो, पर वो पैसा तो कभी ना कभी देना ही है. तो जितना कम से कम समय हम उसको पीछे करें, एस्क्रो कम हो, उतना होना चाहिए. मेरे हिसाब से जो डेवलपर समय पे पैसे दे सकते हैं उनको बिल्कुल देने चाहिए. मॉरेटोरियम्स, एस्क्रो अकाउंट में पैसे कम कटें, ये सिर्फ तकलीफ को लंबा कर सकते हैं, तकलीफ को खत्म नहीं कर सकते. थैंक यू सर. सर राहुल त्यागी जी ये पूछ रहे हैं, हाउ वी कैन जनरेट फेथ इन आवर कस्टमर आफ्टर लॉकडाउन ऑन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बिकॉज ओनली एंड यूजर इज देयर इन द मार्केट. राहुल त्यागी साहब, हमें पिछले कुछ सालों से सिर्फ एंड यूजर ही मार्केट में है. इन्वेस्टर तो मेरे ख्याल कहीं दिखता ही नहीं है आज, और खासकर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के अंदर तो कोई मेरे को दिखता नहीं है एंड यूजर है. और जो बात रही कि कैसे हम ट्रस्ट बढ़ाएं उन लोगों का, जो लोग खरीद चुके हैं उनको आपको मतलब डेवलपर के साथ बात करके उनको डे टू डे आपको फीडबैक देना पड़ेगा कि उनकी जो हैं बार चार्ट्स क्या बोल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कब कब होगी, कैसे कैसे होगी, कितना समय लगेगा, डिले होगा तो कितना डिले होगा. आपको कम्युनिकेट करते रहना पड़ेगा अपने कस्टमर के साथ. अगर आप पहले 1 महीने में 4 बार करते थे तो हो सकता है आज आपको 4 की जगह 12 बार करना पड़े. आपको अपने कस्टमर के साथ टच में रहना पड़ेगा, उसके साथ कम्युनिकेशन जाहिर रखनी पड़ेगी और डेवलपर की साइड को भी समझना पड़ेगा और उसकी बात को जो है वहां पर कस्टमर के पास पहुंचाना पड़ेगा. तो वो जो ब्रिज है बिटवीन द डेवलपर एंड कस्टमर जो आप लोग फैसिलिटेट करते हो उसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा. आपको कस्टमर को बिल्कुल डेवलपर के ऐसा उसको फील होना चाहिए कि वो बिल्कुल डेवलपर से बात करके अपनी तसल्ली कर रहा है, तब उसका ट्रस्ट जो है बढ़ जाएगा. सर हमारे कुछ फेसबुक व्यूअर्स से भी क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपसे अभी 2 क्वेश्चन आप लास्ट में इनसे पूछूंगा, उसके बाद हम उनको हमारे कुछ लाइव भी कोई ऑडियंस में क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, मैं उनको भी पैनल पे ले लूँ. मिस्टर कपिल पूछना चाहते हैं, इट इज बीइंग हर्ड दैट कमर्शियल प्रॉपर्टीज आर गोइंग टू बी हिट बैडली आफ्टर लॉकडाउन, इज इट ट्रू? वेल, कमर्शियल प्रॉपर्टीज बीइंग हिट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कपिल जी. बेसिकली क्या होने वाला है, जैसे कि आज की डेट में हम देख रहे हैं कि जो रिटेल जो है, जो मॉल्स के अंदर रिटेल दुकानें हैं जहाँ पे लीज रेंटल्स बहुत भारी होते हैं, वहां पर जो टेनेंट है उसने लीज देने से ऑलरेडी मना करना शुरू कर दिया. कुछ डेवलपर्स ने तो कुछ महीने के लीज वेव भी कर दिया, जैसे लोधा ने मुंबई के अंदर कुछ लीज 2-3 महीने के लिए वेव कर दिया. और बाकी सब टेनेंट्स ने भी अपने लैंडलॉर्ड्स को चिट्ठी लिख दी है दैट दिस इज अ फोर्स मेजोर क्लॉज एंड वी विल नॉट बी एबल टू पे रेंट फॉर द टाइम बीइंग, एंड दे आर आल्सो नेगोशिएटिंग ऑन द लीज अमाउंट. Likewise, if we talk about office space, we will see some consolidation because you see what will happen is that अभी जो business growth है वो कुछ
कुछ समय थोड़ी स्लो रहेगी। जब स्लो रहेगी तो ऑफिस स्पेस की जरूरत ज्यादा नहीं रहेगी और कंसोलिडेशन होएगी। जो आदमी 10,000 स्क्वायर फीट में काम कर रहा था वो कोशिश करेगा कि 7,000 स्क्वायर फीट में काम करे, या वो अगर 100 रुपए स्क्वायर फीट किराया दे रहा था तो वो अपने लैंडलॉर्ड से बात करेगा कि भाई मैं 100 रुपए नहीं दे सकता, मैं 65 दे सकता हूँ, 70 दे सकता हूँ, 75 दे सकता हूँ। तो ये रीनेगोशिएशन ऑफ रेंटल्स in both retail and office space are already here, they are happening, and this definitely you can call it as a little setback to the booming commercial market, क्योंकि पिछले साल about 47 million square feet of office space was sold and this is a record high। तो हम लोग तकरीबन $6 बिलियन पिछले साल आए थे, जिसमें से तकरीबन 70% पैसा कमर्शियल में ही गया था। वो भी हमें स्लो होता अभी दिख रहा है, बट लीज रेंटल्स विल डेफिनेटली बी रीनेगोशिएटेड फॉर द टाइम बीइंग। और ये बिल्कुल आपके ऑब्जर्वेशन ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसे ही होगा। One of our Facebook viewer, Mr. Karan Jetli, is asking how to tackle the investors who are and saying the builder will slice their prices in the coming 6 months. Even if they don't, they say that they can wait for 6 months as there will be no increase in prices. Well, Karan, what I can say is that I do not see any room for price reduction. मुझे ऐसा दिखता ही नहीं। अगर हम लोग सब लोग रियल एस्टेट में हैं और अगर हम पिछले 3 साल की बात करें तो पिछले 3 साल में मुझे तो ऐसा याद नहीं कि कहीं पे कोई प्राइस एप्रिसिएशन हुई हो। तो 3 साल से अगर हम देख रहे हैं तो प्राइस तो बढ़ ही नहीं रहे और रॉ मटेरियल कॉस्ट तो इन्फ्लेशनरी बढ़ ही रही है। और अभी बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन डिसरप्शंस, सीमेंट और एग्रीगेट और स्टील और ये जो सब चीजें हैं, इसके दाम ऑलरेडी जो हैं हम सुन रहे हैं कि बढ़ेंगे और बढ़ेंगे अभी जब लॉकडाउन खुलेगा। तो जब हमारी जो इनपुट रॉ मटेरियल कॉस्ट है बढ़ जाएगी तो डेवलपर कहाँ से पैसे घटाएगा? बिल्कुल नहीं घटा पाएगा। तो ये रेट नहीं बढ़ेंगे, इस बात में मैं आपके साथ सहमत हूँ। रेट घटेंगे, मुझे ऐसा कोई रूम दिखता नहीं है डेवलपर के पास कि वो दाम घटा पाए। तो आप बिल्कुल अपने कस्टमर को ये जरूर कह सकते हैं कि भाई अभी दाम ना बढ़ेंगे ना घटेंगे, आप अपने फाइनेंसेस को देखकर और डिसीजन लीजिए। और अगर जो कि मेरी समझ में है आता है वो ये है कि सरकार अभी तक पिछली 2 जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो भी प्रावधान जो भी निकाले थे, मुझे ऐसा लगता है अभी तक जो है गवर्नमेंट हैज वर्कड ओनली ऑन दी सप्लाई साइड, कि किस तरह मैन्युफैक्चरर को, किस तरह डेवलपर को वो कुशन करे, चाहे वो एसेट क्लासिफिकेशन हो, चाहे वो मॉरेटोरियम्स हो, चाहे वो लिक्विडिटी क्रिएट करना हो, ये सब सरकार कर रही है। बट मुझे लगता है द नेक्स्ट स्लू ऑफ मेजर्स विल कम ऑन द डिमांड साइड फॉर द कस्टमर। और ये डिमांड साइड में चाहे वो आपका जीएसटी घट जाए, चाहे आपकी स्टैम्प ड्यूटी घट जाए, चाहे आपका होम लोन रेट घट जाए, चाहे आपका जो इनकम टैक्स में इंटरेस्ट का रिबेट है वो बढ़ जाए। हो सकता है अगर आप गवर्नमेंट कहे कि इस साल जो भी इंटरेस्ट आप जो ईएमआई देते हैं उसके ऊपर है वो सारे का सारा इनकम टैक्स में माफ हो जाएगा। तो जब ये डिमांड सप्लाई के ऊपर जब गवर्नमेंट काम करेगी तो आप देखिए अ फ्लड ऑफ इंक्वायरीज फॉर बाइंग हाउसिंग विल कम इन द मार्केट एंड आई 100% सी दिस हैपन। तो आप बिल्कुल मान लीजिए कि यू आर सिटिंग ऑन अ डोर ऑफ अपॉर्चुनिटी दैट विल ओपन सूनर देन लेटर। It may happen in the next 1 month, 2 months, 3 months, but it will happen for sure. Thank you very much, sir. Now we will have few live questions from the audience. First, Mr. Rahul Ahuja from Floric Advisory will ask the question. Yes, Mr. Rahul, please fire up the question. Very good afternoon. I hope you are doing good. Good afternoon, Rahul. Very good to hear from you. So thanks for wonderful knowledge that you shared with us. I think, sir, you have answered all the questions. But the one question which I want to ask, sir, how do you see the premium segment market, like the premium apartments? What will be the sentiments of the buyers to do it? Because I can see, wherein the affordable housing people might lose jobs, but the target market for the premium apartments is altogether different. So how do you see sentiments for that particular market? So are we talking about luxury housing? Yes, sir. Well,
the data of luxury housing, Rahul, is here for you. In the last 3 years, about 13,000 some units. I don't know the exact number, but it is about 13,000 units were launched in the top 8 cities, and only 50% of them have been sold till now. So COVID-19 or no COVID-19, the luxury housing has been sitting on a back foot for quite a lot of time. In the near future, let us say in the next 3 to 6 to 9 months, I don't see any spark in luxury housing being sold. I do not see, because people will go into cost cutting. So much so, I have heard top profile people of this country, and don't want to name them on this forum, the CEOs of this certain companies, saying that they will not fly business class. They will fly economy class only. And Government of India itself is saying no conferences, no luxury meetings, no foreign travel. So when people are, looking at a situation where they are cutting their, spending of even a flight ticket or a business meeting in a 5-star hotel, I don't see luxury housing being absorbed so quickly. So it will have to wait for some time, Rahul. And for the next 3, 6, 9 months, I do not see much absorption over there. Thanks, sir. Thanks for your answers. So now from Spazio Realty, Vanita ji and Vishal Jain will be asking you the question. Hello. Vanita, yeah. Good afternoon, sir. Good afternoon, Vishal. How are you? I am fine, sir. First of all, we are lucky to have you as a mentor, guide, friend, elder brother. So my question right now is specifically on this retail and office spaces, the effect of COVID-19, specifically on retail and office spaces, existing inventory and the upcoming projects. Prices, how will the prices move? What do we see maybe in another 6 months, that inventory which is already available? Because I was reading an article yesterday in Economic Times which says that big companies are now promoting work from home even after COVID-19 situation. So that will create a vacant inventory in the market. And about the new projects, so how all this will affect for in the existing rates and the upcoming rates? Vishal, let me tell you, work from home, and a lot of people already talking, that the work from home is going to be a norm. It's not happening at all. Trust me, this will not happen. And I happen to read, a lot of stuff on commercial. And you see, there are various problems when you work from home. First of all, the data security. When you are, all these office spaces are consumed mostly by the outsourced business opportunities of US and other countries who have their offices over here, and they're using those services. Now, data protection is one thing for which they find the commercial office space in India very reasonably placed, and they find the workforce also cheap. But the confidence is that they can take a large office space and put their data also there and secure the data. So data is very, very precious today. So allowing data to go home may not be feasible. Secondly, we are not still into the zone of getting very high internet speed and stuff like this at various locations. And without data, without internet, without broadbands, it may be very, very difficult for everybody to work from home. Thirdly, most of us live in a family structure wherein there is too much of disturbance. So we live in small houses, and we have at least 2 + 2 people in our homes. So I do not see work shifting out of commercial space and going to homes. This I do not see at all. Coming back to the answer of available office space, consolidation will happen. Nobody is going to, cut workforce. So, the CEO of TCS, Rajesh Gopinathan, said, we are not laying off one person, in our staff. In fact, they are hiring, but they are not laying off anybody. So consolidation will happen.
but it will, the answer is that people may not, buy more space because they do not see the growth happening at the moment. But जो business अभी तक है वो तो कहीं नहीं जा रहा. तो ये जरूर होगा कि रेंट नेगोशिएट होंगे, वो पक्का. लीज नेगोशिएट होगी, वो भी पक्का. दाम अभी नहीं बढ़ेंगे, वो भी पक्का. पर कमर्शियल ऑफिस स्पेस will be the first to bounce back in all the verticals of real estate revenue generation. Thank you, sir. Thank you so much. सर, अब मिस्टर मंतोष कुमार संघ इंफ्राटेक से आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे. मिस्टर मंतोष. सेफ एंड साउंड. सर, मेरा क्वेश्चन जो है इट्स रिगार्डिंग टू द अफोर्डेबल हाउसिंग. जी मंतोष भाई. हाँ सर, जैसा कि जानते हैं कि अभी इतनी अनसर्टेनिटी है मार्केट में रिगार्डिंग जॉब्स एंड अदर थिंग्स. सो बड़ा टफ टाइम है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, कस्टमर्स को कन्विंस करना कि सर आप अभी प्रॉपर्टी अपना परचेज कर लो. कस्टमर कहता है कि भाई अभी मेरा जॉब अभी अनसर्टेन है, आई डोंट नो आगे आने वाले टाइम में क्या होना है नहीं होना है. तो सर आपको क्या लगता है कि हमें क्या कस्टमर को पिच करना चाहिए या क्या उसको गाइड करना चाहिए कि उसी के लिए मेरा आपसे क्वेश्चन था ये वाला. मंतोष भाई, पहली बात तो आप अपने बच्चों को धक्का मत दें, उनको स्ट्रेस मत दें कि वो जाके, जैसे आप 100, 200, 400 यूनिट महीने में बेचते हैं, उसके लिए उनको फोर्स मत कीजिए, वो नहीं कर पाएंगे. और इसमें बल्कि फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है. अभी उस तरह के नंबर्स या उस तरह की सेल प्राइमरी मार्केट में जल्दी से नहीं होगी. सेल होगी, प्राइमरी मार्केट में भी होगी. उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करिए कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज को अनाउंस होने के लिए, चाहे वो रिलेटेड टू होम लोन घटने की तरह से हो, चाहे वो टैक्स के अंदर कोई हमारे को बेनिफिट मिलने की हो, चाहे स्टैम्प ड्यूटी की तरह से हो. अभी आपको उस समय की इंतजार करनी पड़ेगी. ये जल्दी में अगर अपन धक्का मारेंगे, हम उसको किसी को कोई स्कीम देंगे कि घर ले लो, गाड़ी फ्री, आपको मॉड्यूलर किचन फ्री, या ये जो रेंट मेरा 5,000 रुपये मेरा जो रेट था उसकी जगह आप मुझे 4,500 रुपये में आप घर ले लो, कोई नहीं खरीदेगा. क्योंकि जितनी बार आप ये बातें करोगे उतना कस्टमर और नर्वस होगा. उसको लगेगा अभी तो और दाम घटेगा, अभी तो और दाम घटेगा. अच्छा, मेरे को मॉड्यूलर किचन मिल रहा है, अब मेरे को एसी भी लगा के दो. तो वो नेगोशिएशन चलती रहेगी, परंतु वो ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगी. राइट. हाँ, कुछ लोग ऐसे होंगे मंतोष भाई जो आपको अपने बच्चों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और वो ट्रेनिंग ये देनी पड़ेगी कि आप जो है 1-on-1 कस्टमर के साथ डील करें. सिर्फ जो है सिर्फ फोन पे बात ना करें, 1-on-1 करें और उसकी जरूरत को समझें. हो सकता है प्राइमरी मार्केट में सेल ना कर पाए आपके बच्चे, परंतु सेकेंडरी मार्केट में बहुत सेल होगी, बहुत अब्जॉर्प्शन होगी सेकेंडरी मार्केट के अंदर. और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो चाहेंगे कि भाई हमारे को अगर ये डेवलपर इस तरह से एडजस्ट कर दे या इस तरह से मुझे कोई अरेंजमेंट कर ले तो मैं घर खरीद लूंगा. तो आपको अपने टीम को भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि वो जो है अपने कस्टमर की बात सुने और वो डेवलपर के साथ जाके बात करके और कहीं ना कहीं दोनों का जो है मेल मिलाए, तभी ये सेल होंगी. यही एक रास्ता है. और नहीं तो इंतजार करिए, थोड़ी अच्छी जो है डिमांड साइड में थोड़ी सी अच्छी पॉलिसी आने दीजिए, फिर आप दबा के सेल करिए. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सर वेरी मच. दोस्तों, कुछ आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स हमारे पास आए हैं, उनका हम इस सेशन में अभी जवाब नहीं देंगे. हमारी टीम आपको गेट बैक करेगी, उन सवालों का जवाब संजीव जी से लेके आपको सब गेट बैक करेंगे. संजीव सर, इस सेशन को हम एंड करने के पहले मैं चाहता हूं कि आप हमारे ऑडियंस से एक बार अपना क्या मैसेज देना चाहते हैं इस डिफिकल्ट टाइम या टेस्टिंग टाइम्स को देखते हुए. दोस्तों, रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है वो किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है. इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर के बाद हम सबसे बड़ी इंडस्ट्री हैं, सबसे बड़े हम एम्प्लॉयर हैं, सबसे ज़्यादा हम MSMEs को काम देते हैं, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमारी GDP को है आफ्टर एग्रीकल्चर. रियल एस्टेट हमारे को टच करता है हर जगह, मकान से लेके, दुकान से लेके, और कारखाने से लेके, और शॉपिंग मॉल, हॉस्पिटल, स्कूल, हर जगह करता है. तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री इज हेयर टू स्टे forever. It's not going anywhere. छोटे मोटे चेंजेस आएंगे, छोटे मोटे तकलीफ आएगी. ये आई है महामारी, इसका तजुर्बा किसी को भी नहीं है. इससे निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम लोग सब एकजुट होके इसको फेस करें
और एक मत होके, एकजुट होके नहीं, एक मत होके भी हम सारे इसको मिलकर इसमें से हम लोग बाहर निकलें। मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत रैपिडली इसमें से वापस निकलेंगे और IMF की प्रोजेक्शंस मेरे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती हैं कि हम अगले साल 7.4% और उसके बाद और ज्यादा ग्रोथ की तरफ मूव कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में रियल एस्टेट हर इंसान की जरूरत होगी। तो दोस्तों, ये छोटा सा जो टाइम है, इसको हिम्मत से, बुलंदी से निकालें और फिर मिलके अपन वैसे ही के वैसे काम करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर वेरी मच। तो दोस्तों, आज CRC के इस डिजिटल नॉलेज फोरम के माध्यम से रियल एस्टेट आफ्टर लॉकडाउन के टॉपिक में संजीव कथुरिया जी ने हमें इस सिचुएशन को कैसे फेस करना है, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इसमें हमें जूझने के लिए और लड़ने के लिए 3 C's का अप्लाई करना है, काउंसिल और क्या एक्सपेक्ट करना है, सॉलिडेरिटी से इसका साथ हमें इसका सामना करना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। Please share your feedback on any of the topics that you like us to discuss in the future forums, and we will do regular sessions on this CRC Digital Forum. Please, thank you very much. Stay positive, stay safe from the whole CRC team. Good luck.